शेल मॉडल, शेल मॉडल में न्यूक्लियॉन्स exist in a nucleus in a closed subcells, enclosed subcells in a similar manner like electron exist in cells and subcells। ठीक है, सिंपल ये बात। शेल मॉडल का ये अजम्पशन था कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है सेल सबसेल्स के अंदर होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स भी सेल एंड सबसेल्स में होते हैं। तो मैंने आपको इसका न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन पूरा डिटेल में बताया था, अब वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ बस। 1s 1/2 याद है किसी को? मैंने कहा था कि थोड़ा सा याद कर लो इसको। 1p 3/2, 1p हाफ, नेक्स्ट क्या था? क्या? हाँ, 1d 3/2। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर स्टेट्स को मैंने बताया था रिप्रेजेंट करते हैं n, l, यहाँ J होता है, और मैक्सिमम उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं स्टेट के अंदर? जैसे 1s सेल होता है, इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, P में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर स्टेट्स में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2J+1, और ये जो वैल्यू होती है J की वैल्यू होती है, तो 2J+1 यहाँ से निकाल के, जैसे इसके लिए J का वैल्यू हाफ है, तो 2J+1 करोगे तो कितना आएगा? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। तो वो उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके अंदर, इस स्टेट के अंदर मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स कितने हो सकते हैं? 2। अब जब P है तो मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स कितने हो सकते हैं? 2J+1 से 2 × 3/2 + 1 मैक्सिमम हो सकते हैं 4। यहाँ पर हाफ है तो वही 2 आ जाएगा, 5/2 है तो 5/2 × 2 + 1 6 आ जाएगा। S के लिए मैक्सिमम यहाँ 4। आगे भी ऐसी है। हाँ, शेल ही तो बनाए, सब सेल है ये। अब एक सब, ये सारे सब सेल हैं, तो एक शेल यहाँ कंप्लीट हो जाता है। 1s 1/2, एक सेल यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है ये 1p 3/2, 1p हाफ, 4 और 2। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला सेल हो गया जिसके अंदर 2 सब सेल हो गया ऐसे। फिर उसके बाद आता है 1p, यहाँ तक कितने हो गए? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूक्लियॉन्स 2 हो गए ना। यहाँ तक कितने हो गए? 2 + 4 + 2 कितने हो गए टोटल? 8। और फिर अगेन क्या आएगा? 1d 1p हाफ, 1d 5/2, 2s हाफ, तो ये हो गया 6 और 2, टोटल कितने हो गए? यहाँ तक 8 हो गया था ना, 8 और 8 16 और 1d 3/2 4 20 हो गया। तो इस वाले शेल के अंदर ये 3 सब शेल। अब देखो ये क्या आ रहे हैं आपके? मैजिक नंबर आ रहे हैं 2, 4 और 20। नेक्स्ट आप ऐसे ही आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरा कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट जो आपका सेल कंप्लीट होगा वो होगा आपका 28 पर, उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट होगा 50 पर। इससे ज़्यादा नहीं है, वो MSc में है आपका, इतना ही समझ लो बस। ठीक है, तो 2, 8, 20 इन सब पर क्या हो रहा है? आपका शेल कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए मैजिक नंबर न्यूक्लियाई जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ शेल क्या होंगे? कंप्लीटली फिल्ड होंगे। किसी भी न्यूक्लियॉन को निकालना बहुत टफ होगा, सभी पेयर्ड फॉर्म में होंगे। ये इसका रीज़न है।
कि मेसेंचिमल न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। ठीक है, टाइम नोट्स, नोट्स ले लो तुम। अब जैसे आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसका ले लो फोटो, इसका ज्यादा जरूरी है, इसका ले लो। Access to nucleus includes sub-7 similar many of different substances. तुम्हें एक दिन घर ही ले जाना ना, पर ये मैं अब इतना भरोसा कर रही हूँ, क्लास लेना पढ़ना, सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होगा। नहीं, नोट्स मिल जाए उसके बाद नहीं तो हाँ तभी तो। पर ये कि अब जैसे आप, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो साथ ही साथ पढ़ लोगे तो वो इजी हो जाएगा। और मैं आज पढ़ा दूँ वो उड़ा उड़ा सा रहेगा, फिर कभी देखोगे तो ऐसा लगेगा क्लास ली नहीं थी हमने। इसलिए तुम साथ के साथ पढ़ लो, और क्योंकि अब तो टाइम, क्योंकि वो तो मैथमेटिकल तो पूरा डेटो लिखा हुआ है, उसमें नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, बुक ही ऐसी है। इसमें तो काफी कुछ लिखा हुआ है, थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो आपको सिलेक्टेड याद करना है, तो उसके लिए रुक जाओ, अभी रुक जाओ, यहाँ रख दो अभी। अब जैसे आपका एक टॉपिक ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई में वही है आइसोटोप, जैसे 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ये आपको पता है कि नहीं? पता है ना आइसोटोप, पर एक मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई पता है? पढ़ा तो है, पढ़ा तो है। क्या होता है मिरर न्यूक्लियाई? कौन से होते हैं मिरर न्यूक्लियाई? क्रॉस में होता है। एक न्यूक्लियाई का नंबर ऑफ प्रोटॉन दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके प्रोटॉन के, बट दोनों का मास नंबर सेम होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल क्या बताया था, कार्बन ले सकते हैं आप, नहीं कार्बन तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मिरर न्यूक्लियाई का एग्जांपल 6C13 एंड 7N14, पर इसमें भी 7N13 ही होगा, 13 ही है। दोनों का मास नंबर सेम है 13, ठीक है। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 7 है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 13 - 7 कितना आएगा 6 आ रहा है, ठीक है। एंड ए क्या है मास नंबर सेम, तो सिंपल आप लिख सकते हैं न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर बट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज्ड आर कॉल्ड मिरर न्यूक्लियाई। उसके बाद है आपका ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होगा, जिनके लिए द न्यूक्लियाई इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड और नॉट टू डिके इन जनरल कंडीशन, ठीक है। पेज नंबर मत सुनो, मेरी बात सुनो। 115 115 स्टेबल न्यूक्लियाई, और ऐसे पूछ लेंगे स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, तो स्टेबल कौन सा होगा, जो जनरल कंडीशन में डिके नहीं होता जिसका, तो वो स्टेबल हो गया। और जो स्पॉन्टेनियसली जिससे डिके होता रहता है तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। सिंपल एक मार्क्स में 1 मार्क्स में पूछ लेता है ना।
और कोई क्या टाइम हो रहा है? नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूं? कर देती हूँ, टाइम है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी रेडियो एक्टिविटी। इस यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट तो ये है रेडियो एक्टिविटी एंड सेकंड न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। थर्ड एंड फोर्थ दोनों चैप्टर हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी भी है और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन भी, दोनों ही चैप्टर सेकंड यूनिट में हैं आपके। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, हो जाएगी। मैं तो और भी जल्दी करा देती हूँ। मैं अभी अभी सर से पूछ के आई हूँ कि क्या करेक्शन हुआ है, क्या टॉपिक में। उन्होंने कहा कि अभी तो वेबसाइट पे वही आ रहा है जो आपका लास्ट ईयर था, चेंज हुआ है। मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा जो आपके चेंज हुए हैं वो बता दो सर। तो वो बोल रही थी कि अभी तो कुछ चेंज नहीं, और मेरे सामने ही उन्होंने ओपन किया था। हाँ? है तो उस पर इसका भी होगा। मैं पूछती हूँ अभी उससे। तो उसने क्या कम टॉपिक करवाए? लिखवा दिए, लेकिन पढ़ाई सारे हैं, पढ़ाई भी नहीं है। जो टॉपिक आपके जैसे हटे हैं, डिलीट हुए हैं, वो पढ़ाए हैं प्रांशु मैम ने? नहीं पढ़ाए तो पूरा ही पढ़ा दूंगी, इसमें है क्या है समझ। फिर पता है, जैसे मैं बीच बीच में सेलेक्टेड आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, तो वो चेन ही टूट जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा आपको। अब मैं शेल मॉडल नहीं बताती आपको और खाली मैजिक नंबर बता देती है, उसमें सिलेबस में सिर्फ मैजिक नंबर लिखा हुआ है, तो वो शेल मॉडल बताऊंगी तभी तो मैजिक नंबर बताऊंगी, तो चैन टूट। बाकी आपकी इच्छा है, बाद में आप हाँ इजी पड़ेगी आपको बाकी के कंपेयर में। वो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूक्लियर की तीनों रिलेटेड है, बट फोर्थ यूनिट पार्टिकल फिजिक्स वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है वो। उसमें क्या है आपकी पार्टिकल फिजिक्स में कि जैसे 8-8 मार्क्स एवरेज इतनी की आती है ना चारों यूनिट, तो उस यूनिट में से 8 मार्क्स का, इस जैसे सेकंड और फर्स्ट में से 8 मार्क्स का आप जब करोगे तो आपको 45 मिनट्स देनी पड़ेंगी एग्जाम में, पूरा थ्योरी लिखना है। बट फोर्थ यूनिट में आपको 8 नंबर लाने के लिए सिर्फ 8 मिनट ही देने हैं, और 8 में से आपको कोई 7 नहीं दे सकता, बस उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। 8 नंबर लाने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगेंगे, और 7 कोई देगा नहीं उसमें। जैसे कहते हैं ना मैथ में आप सही करोगे आंसर लाओगे तो पूरे मार्क्स हैं, ऐसे ही है वो, मैथमेटिकल सा है बिल्कुल। तो उसमें आपको बहुत कम टाइम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, पर पढ़ लेना। थर्ड में क्या है? थर्ड में तो पक्का साइक्लोट्रॉन ऐसा बना हुआ है कि वो हर साल आता है, उसको तो पढ़ ही लेना, उसको मत छोड़ना। साइक्लोट्रॉन पढ़ा हुआ होगा वैसे साइक्लोट्रॉन, हाँ हाँ, बस थोड़ा सा मॉड्यूल बहुत इजी है, अच्छा है। थर्ड यूनिट तो सबसे ही छोटी है, सारी पढ़ लेना, फिर बाद में ये होता है कि एग्जाम टाइम में तो वैसे ही सिलेक्टेड हो जाता है। क्वांटम तुम ना सॉलिड में कम पढ़ लेना, क्वांटम तो फिर भी इजी है। अच्छा पढ़ लिया आपने? हाँ कहाँ चल रही है क्लास? अच्छा तो सॉलिड जब कौन पढ़ाता था? अच्छा अच्छा है। पर वो एक ही यूनिट है भाई, बाकी 3 तो हैं उसमें। सब कुछ पढ़ लेना तुम, क्योंकि सबसे अच्छी फिजिक्स जो है फाइनल ईयर में ही है, सेकंड ईयर की सबसे बकवास ही है मैथमेटिकल। उसमें क्या मैथमेटिकल में क्या था समझने जैसा? फर्स्ट ही तो थी, बाकी सब में मैथमेटिकल था, ये डेरिवेशन करते जाओ, कुछ फिजिक्स नहीं थी उसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी है, थर्मो भी बहुत अच्छी है। थर्मो यदि आप कंसेप्चुअल पढ़ोगे तो थर्मो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तो तुम कहते थे बहुत अच्छा है वो। सबसे ज्यादा तुम ही थे, सबसे ज्यादा तुम ही थे।
चलो मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट ही कर देती हूँ, रेडियो एक्टिविटी। Radioactivity firstly discovered by the Henry Becquerel. Discovered मतलब तो सब समझते हैं, रेडियो एक्टिव मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव मैटर से जब रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं उस वही क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसको डिस्कवर किया था हेनरी बैकुरल से। तो जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं उनको हम समटाइम्स क्या बोलते हैं, बैकुरल रेज, ठीक है, आर कॉल्ड बैकुरल रेज। ठीक है, radioactivity first discovered by the Henry Becquerel. It's a spontaneous process, and so the radioactive rays emitted by a unstable heavy nuclei are called Becquerel rays. जैसे आपके हैवी न्यूक्लियाई हैं, यूरेनियम है और भी है, यूरेनियम, रेडियम, ये सभी क्या है, इनका डिकेज होता है इन ऑर्डर टू अचीव अ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई विच लीड्स टू द स्टेबिलिटी। ठीक है, stability, radioactive is a property of the nucleus, that is it's a nuclear phenomenon. Radioactivity of any element is not affected by any physical change. ठीक है, मतलब फिजिकल चेंज, जैसे आपका कोई रेडियो एक्टिव मैटर है, उस पर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या उसको आप एनर्जी दे दें, उससे रेडियो एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो है अपना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप रदरफोर्ड सोडी रिलेशन पढ़ा है, रदरफोर्ड सोडी रिलेशन फॉर रेडियो एक्टिविटी। हाँ, पहले ये निकालो तुम, फिर बोलो। रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है, हाँ, नहीं करेक्ट है ये। जैसे कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिनसे स्पॉन्टेनियस होता है, बट जैसे यूरेनियम है ना, जैसे आप हाइड्रोजन एटम जो होता है आपका, उस हाइड्रोजन एटम में या आपकी जो एक वो आएगा ना एटॉमिक, कौन सी वो होती है आपने पढ़ी है, भट्टी जिसे बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम देख लो जिसमें आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसमें कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनसे खुद से मतलब इमिशन नहीं होता है, वहां पर आपको वहां पर न्यूट्रॉन्स का आपने वो पढ़ा है ना, बॉम्बार्ड किए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्डिंग होती है, उसके बाद ही वहां से जो रेडियो एक्टिव रेज इमिट होती हैं। तो सबके लिए नहीं है वैसे, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, सबके लिए नहीं है। कुछ में ऐसा होता है कि आपको एक्सटर्नल न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए जाते हैं तब वहां से वो इमिट होता है। पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से या प्रेशर इंक्रीज करने से, एनर्जी इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, नहीं, नेचुरल से नहीं होगा। कभी कुछ ऐसे भी हैं जैसे नेचुरली उनसे रेडियो एक्टिव रेज इमिट होती रहती हैं, पर इतनी नहीं होती है कि वो बॉम्ब जैसा वो हो जाए। हाँ, जैसे कुछ मतलब ये बात सही है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता रहता है, बट उस लेवल का नहीं होगा कि जो एटम बम बनाएंगे उसमें आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड करने पड़ेंगे तो ही वो ऐसा बॉम्ब बन पाएगा। इमिट तो सबसे ही होते हैं पर इतने हैवी नहीं, मतलब एनर्जी इमिट नहीं होगी वहां से। हायर एनर्जी चाहिए बॉम्ब में तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल कुछ बॉम्बार्ड करना पड़ेगा, वो अभी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन आएगा ना वहां पे। टाइम हो गया, तो रदरफोर्ड सोडी रिलेशन कल पढ़ेंगे।